स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। राहुल गांधी की न्याय यात्रा खत्म हुई, मणिपुर से चलकर वो मुंबई पहुंचे और मुंबई में उनकी रैली भी हुई जिसमें विपक्ष के सारे नेता भी पहुंचे। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, राहुल गांधी उसमें गए, लेकिन कांग्रेस सीईसी की यानी चीफ सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की 3 बैठकें हुई, राहुल गांधी उसमें नहीं आए। पहली बैठक जब हुई तो राहुल यात्रा में थे, ऑनलाइन बैठक में जुड़े, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो शामिल नहीं हो पाए, डिस्कनेक्ट हो गए। दूसरी बैठक तब हुई जब राहुल यात्रा के बीच रेस्ट टाइम में थे, बैठक में नहीं आए। कांग्रेस सीईसी की तीसरी बैठक तब हुई जब तीसरी बैठक हुई तब भी राहुल गांधी नहीं गए। उसी दौरान सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी जरूर हिस्सा ले रहे थे। तो इसीलिए अब ये सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि इतनी अहम बैठकों से, जिसमें यह तय हो रहा है कि कहां से कौन उम्मीदवार लड़ाया जाए ना लड़ाया जाए, किसकी क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, उसमें राहुल गांधी आखिर दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ने जा रही हैं, थोड़ी देर में उनसे हम पूछेंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन यहाँ हमारे बीच भी काफी चर्चा हुई इस बात पर कि आखिर राहुल गांधी कहाँ चले गए अचानक यात्रा के बाद से, रागी जी से नहीं रहा जा रहा, बताए बगैर। नहीं, बहुत पता है नहीं, हमें कैसे पता होगा, लेकिन हाँ ये सब कोई कहता है कि खुद नहीं पता है तो उनको कैसे नहीं, इतना सब कोई कहता है कि भाई राहुल गांधी जब बहुत ज़्यादा यात्रा कर लेते हैं तो थकान के बाद उनको कुछ लेजर टाइम चाहिए, तो पता नहीं विश्राम की मुद्रा में कहाँ होंगे, हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन एक बहुत इससे साफ चीज निकलती है, एक नेता को लड़ने की जो किलिंग स्पिरिट होनी चाहिए। आप चुनाव में जा रहे हैं, आपके राजनीतिक अस्तित्व पर संकट पड़ा आया हुआ है। पार्टी आज तक अपने राजनीतिक यात्रा में इतने बड़े संकट से नहीं गुजर रही थी जो आज गुजर रही थी। मैं फिर एक कह रहा हूं, 2019 भी इतना संकट नहीं था कांग्रेस पार्टी के लिए जितना अब का है, क्योंकि 2014 में पार्टी हारी थी, लोगों में था कि हम कमबैक कर सकते हैं, बहुत हो सकता है कि नहीं जीत पाए लेकिन हम बहुत जीत के करीब जा सकते हैं। लेकिन आज पार्टी का सारा मनोबल टूटा हुआ है। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, और जिस पर जो मुझे ज्यादा जो सबसे कन्विंसिंग लगता है वो कि राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है। राहुल गांधी में चुनाव के जो बारीकियां हैं समझने की, कहां लड़ना चाहिए, क्या समीकरण होगा, कहां से कौन कैंडिडेट होगा, ये बड़ा पेचीदा मामला होता है। निटी-ग्रिटीज के अतिरिक्त जो राजनीतिक कौशल है, राजनीतिक चातुर्य है, ये बड़ा आप शतरंज की बाजी पर आप मुहरे फिट कर रहे हैं। दूसरों को आप परास्त करने का आप एक रिसर्च डिजाइन है, एक डायग्राम आप बना रहे हैं जिस पर आप रख रहे हैं कि क्या होगा तो क्या होगा, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये बड़ा विचार मंथन का चीज होता है, ये सामान्य बात नहीं होती है। इसमें आपकी मानसिक ताकत का, मुझे लगता है कि वो मानसिक क्षमता जो राजनीतिक कौशल का होना चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं है। संगठन की क्षमता बिल्कुल ही नहीं है। ये वही आदमी काम कर सकता है जिसमें संगठन की क्षमता हो। वही आदमी, यदि अमित शाह कर पाते हैं, यदि आप देखिए दूसरी तरफ, आप देखिए प्रधानमंत्री जितनी भी ये बैठकें होती हैं सब में वो शामिल होते हैं। सारी मुद्दों, एक एक सीट उनकी आंखों से गुजरता है। जो कहा जाता है, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन जो सुना है लोगों से, जो वो उसके हिस्से हैं, ऐसा ही सुनते हैं, लेकिन एक सीट, एक अलायंस सीट के बारे में वो जानकारी लेते हैं। पॉसिबल कैंडिडेट्स क्या हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है, निचली इकाई है, वहां से किसके नाम आए हैं, फिर प्रदेश इकाई से क्या है, वहां के प्रभारी का क्या मानना है, क्यों मानना है, बाकी अन्य जो अपने आनुषांगिक संगठन है उनका फीडबैक क्या है, ये सारा मंथन करने के बाद ये तो शायद तुलना भी गलत है। मैं सिर्फ पॉलिटिकल अक्यूमेंट की बात कर रहा हूं कि आप तुलना करें नरेंद्र मोदी की और राहुल गांधी की। जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं ना कि भाई इस किस्म का सामाजिक राजनीतिक अनुभव हिंदुस्तान में किस व्यक्ति को है जो नरेंद्र मोदी। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके नेतृत्व की क्षमता उसी समय देखी जाती है जब पार्टी
संकट में हो, संकट में जो आपको आगे ले जाए वही नेता का मतलब होता है। तो उनको जो सबसे बेहतर लगता है वो कर रहे हैं। उनको लगा नहीं, अब मैं इसमें कोई तंज नहीं है, उनको जो सबसे बेहतर लगा नहीं कर रहा हूं, मैं एक विश्लेषण कर रहा हूं, यात्राएं निकालना। देखिए, मैं व्यक्ति के नाम पर मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी भले व्यक्ति हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा आकलन ऐसा है, राहुल गांधी भले व्यक्ति हैं, लेकिन उनको राजनीति की समझ ही नहीं है। वो उटपटांग बातें बोल देते हैं जिससे पार्टी की हमेशा किरकिरी हो जाती है। मैं थोड़ा सा, आप भला व्यक्ति भी कह रहे हैं, उटपटांग, तो दोनों कैसे चलेगा? भला व्यक्ति उटपटांग क्यों बोलेगा? नहीं। और सार्वजनिक जीवन में तो आपके भले होने बुरे होने की पहचान आपके बोलने से ही होती है। तो मैं तो कह रहा हूं कि जब हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी भले व्यक्ति हैं और बोल कुछ भी जाते हैं, तो दरअसल हम खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक जो सफर है, यात्रा है, वो एक जगह जाकर टिकती है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना है। एक लाइन की बात है, उन्हें सब कुछ करना है उस अंदाज में कि अच्छा ठीक है भाई, सब कुछ अच्छा है, आ गए तो बहुत बढ़िया है। घर में बहुत लोग होते हैं ना, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, सब ठीक दिखना चाहिए, या कुछ खराब है तो वो बता देना है। वरना आप बताइए, पिछली सरकारों में आपको मंत्री नहीं बनना था, कुछ लोग तो कहते थे आप प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, वो भी नहीं बनने की हिम्मत थी। तो आप करना क्या चाहते हैं? और आज भी अगर आप देखिए, अध्यक्ष के तौर पर आप चुनाव में कहां खड़ा, और आपने बड़ी अच्छी बात कही, 19 जैसी स्थिति नहीं है। 19 में तो कम से कम उसके ठीक पहले 18 में 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव जीतकर कांग्रेस आई थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। लग रहा था कि हां, राहुल गांधी की अध्यक्षता में हम ये करने जा रहे हैं। और आज तो आपके पास पार्टियां तो छोड़िए, राज्य जीतना तो छोड़िए, नेता ही नहीं बच रहे हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री, 5-5 बार के राज्यसभा लोकसभा सदस्य, आपकी कैबिनेट में रहे लोग, आपके मित्र रहे लोग, और तो और आपके बेडरूम तक जो पहुंच रखते थे वो नेता। यानी मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर और मिलिंद देवड़ा तक, वो उनके आरपीएन सिंह तक, वो उनके ऐसे मित्र थे। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति के ऊपर आज टीवी पर यह बहस हो रही है, तो कोई ये सोच सकता है कि कहानी कुर्सी की में इससे क्या मतलब है भाई? 6000 किलोमीटर की यात्रा की किसने की? रोज यात्रा ही नेता कर रहे हैं। ये भी एक भ्रम है जो फैलाया जाता है कि राहुल गांधी के अलावा किसी ने देश की यात्रा नहीं की है। नरेंद्र मोदी वैसी ही यात्राएं रोज कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि उसके बाद क्या उनको विश्राम की आवश्यकता होती है? अगर होती है तो राजनीति के लिए थोड़ा सा अटपटा है, लोगों को ठीक नहीं लगता है। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है अगर राहुल गांधी के अंदर राजनीतिक समझ होती और राजनीतिक परिपक्वता होती तो 2014 के बाद ही उनका व्यवहार समझ में आता। 2014 में जिस तरीके से कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई थी और 42 सीटों पर पार्टी समझ गई थी, उसके बाद अगर कोई समझदार राजनेता होता, पार्टी की चिंता करता, उसे लगता कि पार्टी को मुझे फिर पैरों पे खड़ा करना है, तो वह पूरे देश का भ्रमण करता, संगठन को मजबूत करता और एक दिन के लिए भी विदेश नहीं जाता और पूरे समय संगठन के लिए लगातार दिन रात काम करता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते। कम से कम उनको देखकर सीख लेते हैं। राहुल गांधी 10 साल बाद भी संगठन को लेकर जितने उदासीन है, शायद भारतीय राजनीति में ऐसा कोई दूसरा नेता मिलेगा नहीं जो पार्टी के रूटीन के काम से इतनी दूरी बनाकर चलते हैं। अभी राहुल गांधी जब न्याय यात्रा के समापन पर जब बंबई में रैली करने पहुंचे थे, तो कांग्रेस के नेताओं ने, उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से कहा कि आज आपके यहाँ समापन रैली हो रही है, आप रुकिए, हम रात को बैठक करते हैं और महाराष्ट्र की सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है शरद पवार के बीच में, उद्धव ठाकरे के बीच में और कांग्रेस के बीच में, उसे सहमति पर लाते हैं और कल एक साझा पत्रकार वार्ता करके हम सीटों की घोषणा कर देंगे। राहुल गांधी उस बैठक में बैठने को तैयार नहीं थे। नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष ने, कि कल आप एक बार बैठक कर लीजिए कांग्रेस के नेताओं के साथ, वो उसके लिए तैयार नहीं हुए। जिस महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस सत्ता में रह के इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गई है, राहुल गांधी वहां पर बैठक करने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी यह बात मान चुके हैं कि अब उनके बस की राजनीति नहीं है और वह मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर पार्टी छोड़ के सिर्फ निश्चिंत होना चाहते हैं। मुझे लग रहा है राहुल गांधी, शायद उन्होंने रोल्स डिफाइन कर रखे हैं कि भाई हमारा काम नहीं है। देखिए सौरभ जी, मैंने इतना आप भी भूले मत बनिए। या तो अभी आप ही कह रहे थे कि भाई ये काम उनको नहीं आता। व्यक्ति के नाते, मैं फिर कह रहा हूं, व्यक्ति के नाते वो भले आदमी है। कई बार नासमझी फिर आप उनको मजबूत मैं जो कह रहा हूं, देखिए, मैं अगर कोई चीज नहीं जानता हूं, मुझे नहीं समझ है किसी चीज की, तो मैं उन लोगों से बात करता हूं जिन लोगों को उस चीज की समझ है, उनसे सीख लेता हूं। अब अगर राहुल गांधी जो हैं वो ये भी नहीं करते हैं, ये तो बड़ा आरोप है ना उन पे कि वो बात ही नहीं करते हैं लोगों से, तो मेरे ख्याल से अभी जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो कांग्रेस के लिए एक जो है वो डिजास्टर है। अब आगे फ्यूचर में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें वो कांग्रेस के लिए पूरी तरह से डिजास्टर। मैं सौरभ जी, देखिए, आप बड़े, या तो आप तंज करके प्रश्न कर रहे थे
इतने भोले भी आप नहीं हैं, 20 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। बात बहुत सीधी है। जैसे घर में कोई आदमी, उनको जो कुछ मिला है लगभग परोसा हुआ मिला है। जिसे कहते हैं ना, हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि स्पॉइल्ड ब्रैट है और फलना है, नहीं, हम ये इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आपको जो कुछ मिला है कि किसी को पैम्पर्ड बच्चे को मिल जाता है और उसका वो फायदा है। यदि कल जाकर के सत्ता होती तो देखते ये बहुत अच्छे थे, लेकिन डिस्कंफर्ट ये है, वहां आपको परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। वो परिश्रम से भाग रहे हैं, दायित्व से भाग रहे हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं लेकिन लाइमलाइट में बने रहेंगे। ये जो मानसिकता उनकी है, उनकी सब कोई सुने, लेकिन आप कहने कोई अल्टरनेटिव, आप नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का अल्टरनेटिव दे पाने में आज तक सफल नहीं रहे। आप सांसद के तौर पर 20 साल आप रहे हैं, कोई एक भी ऐसा भाषण नहीं है जिसे कह सकते हैं कि ये अभूतपूर्व लगा, ये बड़ा ऐतिहासिक भाषण दे। न आप सांसद के तौर पर आप अपनी कोई बहुत बड़ी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं, न आप अपने पार्टी के संगठन के अध्यक्ष के नाते कोई बड़ी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं, न आप विपक्ष के नेता के तौर पर कोई ऐसी बड़ी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने एक यंग एंग्री मैन का आप अपने भूमिका ले लिया, मैं नरेंद्र मोदी से लड़ूंगा, मैं सावरकर से नहीं डरता हूं। अरे भाई, कोई डरने के लिए कहीं नहीं रहा है। आप अपना संगठन तो मजबूत करें, बाकी लोग अपने आप डरना शुरू करेंगे। आप अपनी छवि का विस्तार तो कर लीजिए। आप अपना नहीं, लेकिन सावरकर पर आप कहां बोलते हैं आप, मतलब अब तो नहीं बोलते। नहीं, इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि शिवसेना का डंडा पड़ा हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी तो नहीं डरते हैं, आप जैसे आपने कहा, मतलब वो कम से कम ऐसे कहते हैं। केजरीवाल जी डरते हैं क्या किसी से? अब उनकी खबर मैं बता देता हूं आपको। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में, दिल्ली का जो शराब घोटाला है, इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए वो हाईकोर्ट पहुंचे, दिल्ली हाईकोर्ट। और मामला यह था कि 9 बार ईडी उनको बुला चुकी है पूछताछ के लिए। वो हर बार ये कह देते हैं कि ये गैर कानूनी है समन, हम नहीं जाएंगे इस पर, और मामला पहले भी अदालत में जा चुका है। अब वो हाईकोर्ट का उन्होंने रुख ये कहने के लिए किया था कि हम पूछताछ ज्वाइन करेंगे, लेकिन कोर्ट हमको ये प्रोटेक्शन दे कि ईडी हमें गिरफ्तार नहीं करेगी। और शायद ये डर इसीलिए बढ़ा क्योंकि हाल ही में उन्होंने, वो देख रहे हैं, आप भी जानते हैं कि बीआरएस के नेता कविता केसीआर की जो बेटी हैं, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। वैसे उनकी पार्टी का ये भी कहना है, मतलब केसीआर की पार्टी का ये भी कहना है कि उनको भी कोर्ट से प्रोटेक्शन हासिल थी, लेकिन फिर भी ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया। अब या तो अरविंद केजरीवाल ये देख रहे हैं कि बहुत दूर तक तो वो ईडी की पूछताछ से नहीं जा सकते हैं भाग करके, तो अब कभी ना कभी तो उनको इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर वो बार बार समन को दरकिनार करेंगे तो एक दिन आएगा जब कोर्ट ही उनसे कहेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, या कोर्ट सख्ती कर देगा। तो इसीलिए उन्होंने कोर्ट के पास जाकर के ये प्रेयर की कि हमको आप ये प्रोटेक्शन दीजिए कि ईडी हमको, हम पूछताछ के लिए जाएंगे, हम पूछताछ में शामिल होने के लिए जाएंगे, हमको गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन कोर्ट ने उनको ऐसी कोई भी प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ऐसी कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं दी है। और एक ईडी को जरूर नोटिस दिया है हाईकोर्ट ने, लेकिन इसमें जो बड़ी ऑपरेटिव पार्ट था वो यही था कि उनको गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई भी राहत हाईकोर्ट की तरफ से नहीं मिली है। अब इसको किस तरीके से देखा जाए, अरविंद केजरीवाल कोर्ट क्यों गए थे, ये मांग उनको क्यों करनी पड़ी है, क्या बताता है इस केस के बारे में, और अरविंद केजरीवाल अब जिस फेर में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें। नहीं, मुझे लगता है इसके दोनों पहलू पर बात करनी चाहिए। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल को बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि गिरफ्तारी तो अब तय है, क्योंकि जब गिरफ्तारी से वो बचने के लिए जा रहे हैं तो उनको ये भी पता है कि पहली बात तो गिरफ्तारी तय है, और दूसरा, एक बार गिरफ्तारी हो गई तो फिर बाहर आना बड़ा मुश्किल है। ये दोनों बातें तय हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ईडी एजेंसी है, ये ठीक से काम तो नहीं कर पा रही। अगर काम कर पाती तो 9-9, 10-10 सम्मन देने के बाद बार बार आप न्यायालय के सामने ये बता नहीं पा रहे हैं, और अब तक एक भी पूछताछ आप करने की स्थिति में नहीं है। और ये सवाल खड़ा होता है, ये कई बार हम लोग जब बात करते हैं ना, तो या तो एजेंसी ऐसे काम करती है कि ठीक है भाई, चलो ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा ड्रामा बढ़िया कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा माहौल बना लेते हैं, तो हम उनको कुछ दिन बाद गिरफ्तार करेंगे। थोड़ा और कमजोर आदमी होगा तो तीसरे समन पे ही गिरफ्तार कर लेंगे, दूसरे समन पे ही पहुंच जाएंगे उनके घर। ये तरीका ठीक नहीं, और इससे एजेंसी के ऊपर सवाल खड़ा होता है। जब इतना गंभीर मसला है, जिस मसले में आप साफ साफ अपनी चार्जशीट का दूसरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, जो आपने डिटेल मीडिया में जारी किया है, कि कविता ने 100 करोड़ रुपए के करीब करीब का मामला बताया जा रहा है, जो शराब के घोटाले, मतलब एजेंसी नीति हमारे पक्ष में बनाइए, हमारे वाले लोगों को दीजिए, उससे जो पैसा आएगा वो पैसा हम आपको दे देंगे। बाकायदा इसके पहले मनी ट्रेल की भी बात हो चुकी है।
जब ईडी ये सारी बातें कर रही है तो अरविंद केजरीवाल से अब तक पूछताछ क्यों नहीं हो सकी, नंबर 1। और नंबर 2, जब राहत नहीं मिल रही है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी? ये कहीं न कहीं ये संदेह जरूर खड़ा करता है कि ईडी की कार्य पद्धति वो थोड़ा सा अलग अलग मामलों में अलग अलग हो जाती है और अरविंद केजरीवाल उसका लाभ उठाते दिख रहे हैं। लेकिन बात आपने बताई अभी, ईडी ने जो स्टेटमेंट जारी किया था, पहली बार है जब एक आरोपी के तौर पर उनका नाम स्टेटमेंट में ईडी ने लिया। नहीं, अभी जो ईडी ने जो कहा उससे तो लग रहा है कि ये साफ साफ उनका जिक्र किया है। दूसरी बात, क्या एक सामान्य व्यक्ति कोई और व्यक्ति होता तो ईडी क्या उनको इतनी मोहलत देती? बिल्कुल नहीं। या 2 समन के बाद उनको गिरफ्तार की जाती? जो रूल ऑफ लॉ कहते हैं भाई, समूचा संविधान कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून सबके लिए बराबर है तो उसमें 2 चीजें होती हैं, प्रक्रिया भी बराबर है और सब्सटेंशियली भी बराबर है। दोनों, सब्सटेंस के मामला में, प्रक्रिया के मामला में, दोनों में बराबरी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप एक व्यक्ति को कैसे इतने समन, या तो आपके पास सबूत नहीं है, और यदि सबूत है तो ईडी को आगे बढ़ना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। यही हो सकता है ना कि वो दफ्तर में नहीं आ रहे हैं तो उनको घर में पकड़ करके लेकर के आना चाहिए। नहीं, ये तो लेकिन कोई व्यक्ति यदि अपराधी है और आप मानते हैं कि उसका कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लिसिट है उसमें, और उसमें अपराध में कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता है और आपके पास सबूत हैं, इसके बावजूद भी आपको पूछताछ करने के लिए आप पुलिस पकड़ करके लाती है और पूछताछ करती है ना, आपके साथ क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए? आप चूंकि मुख्यमंत्री हैं, आप चूंकि मुख्यमंत्री हैं, इसलिए यहां तो प्रधानमंत्री कोर्ट तक जा चुके हैं भाई। नरसिंह राव की कोर्ट में पेशगी हुई है, हमें क्यों भूल जा रहे हैं? तो मुख्यमंत्री की नहीं पेशगी हो, ईडी के सामने नहीं, क्या मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र भाई मोदी नहीं सीबीआई के सामने पेश हुए थे ना? 8-8 घंटे पूछताछ चली थी ना, कोई हाय तबाह तो नहीं मचाया गया था। तब नरेंद्र मोदी खुलेआम कर सकते थे कि हमारा तो चार्जशीट में नाम तक नहीं है, क्यों बुला करके पूछा जा रहा है? नरेंद्र मोदी का चार्जशीट में नाम तक नहीं था, फिर भी पूछताछ हुई थी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि ईडी जरूरत से ज्यादा उनको, जिसे कहते हैं लीवे, जरूरत से ज्यादा उनको छूट दे रही है। उनको यदि लगता है इनके पास सब्सटेंशियल पॉइंट है, इनके पास है, सबूत हैं, तो इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आरोपों में आपको इतना समन पर समन करना पड़ रहा है, इससे तो दूसरे लोगों को मन में आता है ना कि ये क्या चल रहा है। नहीं, जबकि वो होता है, जबकि अरविंद केजरीवाल पैदा होता है कि वाकई आपके पास पहले समन से ये पूछ रहे हैं कि आप मेरे को आरोपी की हैसियत से बुला रहे हैं या मुझे गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, क्लियर कर देना चाहिए था। लेकिन ये किसी से भी पूछताछ होती है तो ये पूछने की स्थिति तो आज तक किसी की बनी नहीं। और आप अगर ये था तो या तो उसी वक्त ईडी को क्लैरिफाई करना चाहिए था, और अगर नहीं है तो उनसे पूछताछ करनी चाहिए। एजेंसी के पास ढेर सारे अधिकार होते हैं, इतना समय लिया क्यों? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सवाल लोगों के मन में बार बार आएगा। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से रोकने के लिए गए तो ये साफ साफ दिख रहा है कि उनकी भी नस तो कुछ कमजोर दबी हुई है, उनको पता है। ब्रेक का समय हो जाएगा राहुल जी, मतलब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी की और एक कदम और। देखिए, अभी तो यही लग रहा है, जिस तरह से कोर्ट ने भी ऐसा कुछ कमेंट नहीं किया है कि उन्होंने प्ली की कि हम पेश हो जाते हैं, लेकिन हमें गिरफ्तारी से कुछ जो प्रोटेक्शन दिया जाए तो कोर्ट ने नहीं दिया है। तो साफ साफ लगता है कोर्ट ने जो अगली तारीख दी है, अप्रैल की दी है, तो साफ यही लग रहा है कि अगर ईडी चाहे, अब तब मैंने उस बीच में कोई एक्शन ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। समीर जी, बहुत शॉर्ट में सर ब्रेक लेना पड़ेगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, भले ही 22 अप्रैल तक का सुप्रीम हाईकोर्ट से राहत मिल गई जो केजरीवाल को, लेकिन ईडी को यह नहीं कहा गया है कि आप नोटिस नहीं दे सकते और आप पूछताछ के लिए केजरीवाल को नहीं बुला सकते। मुझे लग रहा है कि ईडी अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। हो सकता है 2-4 दिन में केजरीवाल को फिर नोटिस आए, लेकिन यह तय है कि अरविंद केजरीवाल कितना भी भाग रहे, उनकी गिरफ्तारी तय है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो जिस हिसाब से कविता की गिरफ्तारी हुई है, अब उसके बाद यह तय है कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का आने वाला है। ईडी के पास पुख्ता सबूत आ चुके हैं, बस केजरीवाल के पेश होने की देरी है। मुझे लगा जब केजरीवाल पेश होंगे उसके दूसरे या तीसरे दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी होना तय है।